नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो बिहार में चुनाव है और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, यानी कि नामांकन दाखिल किया जाएगा। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच यहां पर होगी। आपको बता दें, जो पहला फेज होना है वोटिंग का, उसमें 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे का वक्त, दोपहर 3 बजे तक का वक्त यहां पर दिया गया है। 9 अक्टूबर को उसके बाद जो तमाम ये नामांकन पत्र होंगे उनकी जांच होगी। 71 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है 28 अक्टूबर को। समय से पहले रिटायरमेंट लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू ज्वाइन की थी। तय ये माना जा रहा था कि जेडीयू उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बक्सर सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में चर्चा भी है कि गुप्तेश्वर पांडे को लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि वीआईपी जैसी सहयोगी पार्टी का टिकट भी गुप्तेश्वर पांडे को मिल सकता है, जिसने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वीआरएस लिया था गुप्तेश्वर पांडे ने, हालांकि बड़ी इच्छा तो नहीं जताई थी। कहा था जेडीयू ज्वाइन करने के बाद कि देखिए, राजनीति तो इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, लेकिन शायद अब जरूर समझ में आ रही होगी। जो झटका जेडीयू की ओर से लगा है, क्योंकि देखिए अब किसी बात अगर हम करते हैं सीटों की, उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की, तो उनका नाम जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देखिए, जो अनिल देशमुख हैं, उनसे दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया था। जो गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया गया, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी सुनिए। मुंबई पोलिसांनी 69 लोकांना क्लीन चिट संदर्भामध्ये आज क्लोज सर्किट दाखल केलेलं आहे न्यायालयामध्ये। गुप्तेश्वर पांडेंना तिकीट मिळालेलं नाही सर। गुप्तेश्वर पांडे बिहारचे डीजीपी, एक्स डीजीपी, त्यांना तिकीट मिळालेलं नाहीये। आपण देखील त्या संदर्भामध्ये बोलणं केलं होतं सर। ऐसा है कि वो उनका निजी मामला है। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना नहीं देना उनके पार्टी का सवाल है। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार को जाएंगे, ये सवाल किया था। शायद उसके डर से उसको टिकट नहीं दिया होगा। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को आपने सुना, अनिल देशमुख को, जिनका ये कहना है कि उनका निजी मामला है। क्योंकि देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जो पूरा का पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ था, उसमें यहाँ पर काफी एक्टिव रहे थे जब बिहार की पुलिस वहां पर पहुंची थी। हालांकि देखिए, गुप्तेश्वर पांडे है कौन, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने किया। साल 1987 में भारतीय यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की थी और एसपी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर रेंज के तिरहुत डिवीजन में आईजी रहे गुप्तेश्वर पांडे और 2009 में वीआरएस लिया था, लेकिन बाद में अपने फैसले को वापस भी ले लिया था। आपको हम बता दें, शराबबंदी के लिए गुप्तेश्वर पांडे की ओर से बाकायदा अभियान चलाया गया था। जनवरी 2019 में बिहार के डीजीपी बनाए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से वो सुर्खियों में यहां पर आए थे। खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी, खूब आरोप यहां पर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उन्होंने यहां पर लगाए थे। और उसके बाद और सुर्खियों में तब आ गए जब बिहार चुनाव से ठीक पहले यहां पर वीआरएस उन्होंने ले लिया था। शैलेंद्र हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप सोचिए, जब रिटायरमेंट एकदम करीब आ चली थी, उससे पहले वीआरएस ले लेना। महज 5 दिनों का वक्त था, 23 सितंबर से 28 सितंबर तक। 23 को वीआरएस लिया और 28 को जेडीयू में शामिल भी हो गए थे। क्या उम्मीद की होगी गुप्तेश्वर पांडे ने, कितना बड़ा झटका यहां पर लग जाएगा उनको? बिल्कुल देखिए, उम्मीद नहीं बल्कि पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी बक्सर सदर से चुनाव लड़ने की, लेकिन सब कुछ हो गया। बातचीत भी हो गई थी, नीतीश कुमार ने आश्वस्त भी कर दिया था और नीतीश कुमार से बात करके अपनी पूरी तैयारियों में भी जुट गए थे। पूरा जो पेपर जो तैयार करना होता है इलेक्शन के लिए, वो तैयार कर लिया, अपने लोगों को बक्सर में कह दिया और बड़े पैमाने पर तैयारी हुई थी। लेकिन अचानक वो सीट बीजेपी ने नहीं छोड़ी और बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट की घोषणा कर दी। और सबसे देखिए बड़ी बात है कि ये दूसरा मौका है गुप्तेश्वर पांडे का, जब उन्होंने वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने की ठानी थी। 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने लोकसभा चुनाव के लिए वीआरएस लिया था और
आज ठाना था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद वो फिर से उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया और फिर बिहार के डीजीपी बने। तो लेकिन बिहार चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से उन्होंने वीआरएस लिया, नीतीश कुमार से मिले, पूरी तैयारी कर ली, तो सब लोगों ने सोच लिया था गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, बक्सर विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। जदयू ने काफी प्रयास किया, नीतीश कुमार ने यहां तक प्रयास किया कि बीजेपी के द्वारा ही गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, बीजेपी ने तो खुद ही बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी को यहाँ पर मैदान में उतार दिया है, देखिए। और उसी के साथ साथ जब यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे ने अपने जो तमाम उनके समर्थक हैं उनके लिए बात कही थी कि देखिए मैं समझता हूं कि आप चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन ये अभी फिलहाल नहीं हो सकेगा। इस बात से कम ये समझ में नहीं आता है कि वो जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रहे, उसका दुख व्यक्त करते हुए कह रहे थे, या बस अपने समर्थकों की बात कहकर इस भावना को दबा लेने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, आगे भी हम आपसे चर्चा यहां पर जारी रखेंगे। देखिए, इसी के अलावा एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी ने चुनावी मुकाबले को अब और दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू के लिए मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि एलजेपी उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारने जा रही है, बल्कि संकट तो यह भी है कि पासवान की पार्टी बीजेपी के ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बना रही है जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया है। चर्चा गर्म यह है कि बीजेपी ही अपने नेताओं को एलजेपी से टिकट दिलवा रही है। और इसे चिराग पासवान और बीजेपी की मिली जुली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले बिहार की एक और नेता उषा विद्यार्थी पार्टी छोड़कर एलजेपी में शामिल हो गईं। बिहार में बीजेपी की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। पार्टी बदलने की वजह साफ तौर पर विधानसभा चुनाव का टिकट है। सब लोग मोदी जी का हाथ मजबूत किए हैं, सब लोग मिलकर, और मैं सिर्फ अपनी जनता के लिए, जनता के प्रति वहां पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूं, जनता के काम के लिए, ताकि मैं विधानसभा में जाकर उनके जनता के लिए सब काम कर सकूं, बस इतना ही। असल में गठबंधन की वजह से कई जाने माने बीजेपी नेताओं का टिकट कट गया है। ऐसे में तमाम नेताओं को अब एलजेपी में ठिकाना मिल रहा है। इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक वो दिनारा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से जेडीयू ने अपने मंत्री जय कुमार सिंह को टिकट दिया है। यानी बीजेपी के कई बड़े नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि एलजेपी ने चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को खास परेशानी भी नहीं है। फिलहाल गठबंधन धर्म के तहत बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों से पल्ला झाड़ लिया है। इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए, और जैसा देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है, मनाने पर नहीं मानेंगे तो वैसे सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसे कोई कभी बनेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है और हम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब करके क्या एलजेपी यहाँ पर जेडीयू की मुश्किल बढ़ा देने वाला है? सवाल इस बात को लेकर है। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह दरअसल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ मौजूद है हमारे एक गेस्ट जिनसे वो बातचीत यहाँ पर करेंगे, समझेंगे मौजूदा स्थिति को लेकर। राकेश, आप जरा बातचीत करें, समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि वाकई में हो क्या रहा है। यहाँ पर एलजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो जो हमारी पार्टी में मौजूद लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति कहती क्या है? हम जानते हैं कि आगे भी समय कहीं दिए हुए होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज जो है नामांकन का आखिरी दिन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महागठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस के बड़ा चेहरा अखिलेश सिंह हैं। अखिलेश जी, जो महागठबंधन आपकी है, महागठबंधन तो रही नहीं, बीजेपी या जेडीयू कह रही है कि सब लोग बिखर गए। नहीं, निश्चित रूप से उसमें बिखराव हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पूरा लेफ्ट फ्रंट इस बार इस महागठबंधन में शामिल हुआ है। उसकी वजह से सीटों के बंटवारे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, लोगों को अंदेशा हो रहा। हालांकि वो लोग भी रहते तो अच्छा होता और तब और ज़्यादा मजबूती से लड़ते, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस, लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है वो सब पे भारी है। ये बिहार के लोग अच्छी, हम पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी, दोनों अलग हो गए। अब हम पार्टी और मुकेश साहनी जी की पार्टी निश्चित रूप से महागठबंधन में शामिल थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उन लोगों को रहना चाहिए था, लेकिन पिछला जो लोकसभा का अनुभव है वो लोग अपने वोट को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुए थे। ये भी सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। कांग्रेस
कितना असरदार होगा कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं, प्रभाव? निश्चित रूप से कांग्रेस असरदार होगा और 50 से ज्यादा सीटों पर हम लोग निश्चित रूप से जीत के आएंगे। अच्छा, जेडीयू ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 10 मौजूदा जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है, लेकिन जो मंजू वर्मा, एक जो चौंकाने वाला नाम, जो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में उनको जो है सस्पेंड किया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमेशा अनैतिकता की बात करते थे नीतीश जी, उनका नैतिकता आज समाप्त हो गया। बिहार के लोग अब अच्छी तरह समझ चुके कि किस तरह का टिकट वितरण उन्होंने किया है। इस सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो अपने को साफ छवि वाले नेता समझते थे और लोग भी समझते थे, लेकिन मंजू वर्मा को टिकट देने के बाद जो पॉट होल में नीचे क्या रहता है सबको मालूम है, वो पॉट होल उन्होंने खोल दिया है। क्या मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए, खासतौर पर महागठबंधन किस तरह से परफॉर्म करेगी इस चुनाव में, किस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो देगी? देखिए, नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार का तो कुछ किया नहीं, एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसी का नतीजा था। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक का बिहार देखेंगे तो बड़े कल कारखाने लगे थे, चाहे वो बोकारो का कारखाना हो, हटिया का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, ये सब कांग्रेस हुकूमत में लगी थी। और केवल यही नहीं, पूरा नॉर्थ बिहार और पूरे बिहार में हर जगह चीनी मिल था। उसी का नतीजा था कि जितना पैदा पूरे देश में चीनी पैदा होता था, उसका 27% चीनी अकेले बिहार पैदा करता था कांग्रेस के हुकूमत में। वो नीतीश कुमार के सो कॉल्ड विकसित बिहार में 2% से नीचे चला गया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है कि सुशासन, बिजली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं। नीतीश कुमार ने कल भावुक पत्र भी लिखा जनता के नाम, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसी इस तरह के चुनाव के भावुकता का क्या मतलब होता आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जिक्र किया, सुपौल की घटना, और प्रायः हर जगह, हर जिले में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। और अगर बिहार अच्छा ही होता तो सबसे ज़्यादा इस कोरोना महामारी में माइग्रेंट लेबरर्स अगर किसी स्टेट में लौटे, या अभी रिवर्स माइग्रेशन अगर आप देखिएगा प्लेन में या ट्रेन में जो लोग लौट रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बिहार में ही हो रहा है। महागठबंधन का बड़ा चेहरा जो प्रचार में दिखेगा कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, सोनिया जी होंगी? ऑब्वियसली अब राहुल जी से बड़ा चेहरा तो कोई नहीं है ईसीएम में, लेकिन प्रियंका जी भी होंगी। राकेश, तो साफ तौर पर देखिए, अखिलेश सिंह का तो यही पूरी तरह से मानना है ना कि भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस लेफ्ट आरजेडी पूरी तरह से एनडीए के ऊपर भारी पड़ेगा, और जो वो तमाम कामयाबियां नीतीश कुमार गिनवा रहे हैं, उससे ज्यादा उन नाकामयाबियों का जिक्र कर दिया जाएगा विपक्ष की ओर से, ताकि जनता तक वो संदेश जाए कि आखिर क्यों बेहतर नहीं रहने वाले नीतीश कुमार अब बिहार के लिए। लेकिन समझना जनता को है, और जनता समझती भी बहुत बेहतर